हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में हम सेकेंड चैप्टर 11th क्लास का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका कि नाम है, ये देखिए, यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक और विमाएं। ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। ये यूनिट और मेजरमेंट में डिफरेंस भी समझेंगे कि क्या डिफरेंस है। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आइए हम सिचुएशन समझते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, जब हम लोग इन यूनिट्स को यूज करते हैं। ओके। तो यहाँ एक सिचुएशन है, इसमें बाजार में हम लोग जाते हैं फलों और सब्जियों को खरीदने के लिए। तो ये एक कुछ धनिया या फल कुछ एक बेच रहे हैं यहाँ पे। ये सब्जी वाले हैं, बैठे हुए हैं, और यहाँ कुछ लोग इनसे मांग रहे हैं। जैसे ये बोल रहा है कि मुझे 50 ग्राम धनिया दे दीजिए। तो 50 ग्राम, जो ये यूज कर रहा है वर्ड यहाँ ग्राम, वो क्या है, यूनिट है। वैसे ही ये मुझे बोल रहे हैं, ये इसको सब्जी वाले को बोल रहे हैं कि मुझे 1 केजी एप्पल दे दीजिए। ये बोल रहे हैं मुझे 1 केजी अनार चाहिए। तो ये केजी किलोग्राम यूज कर रहे हैं ये। लेकिन जाने अनजाने, ये भले ही पढ़े हुए नहीं है फिजिक्स, या हो सकते हैं पढ़े हुए भी होंगे, तो ये किलोग्राम सबको पता है कि किलोग्राम यूज करना है मुझे मास मेजर करने के लिए, है ना। तो इस सिचुएशन में देखा देखा आपने, सारे लोग, जो सब्जी बेच रहा है वो, और जो खरीद रहे हैं लोग, वो सारे लोग ये यूनिट का यूज कर रहे हैं, यूनिट। वैसे ही एक दूसरा सिचुएशन लेते हैं, जहाँ पे ये सारे लोग खड़े होकर ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, मतलब खड़े होकर बात कर रहे हैं। क्या यार, तू क्या आजकल तेरा चल रहा है, बता। अरे यार, मेरे लिए घर वाले लड़की देख रहे हैं, उसके लिए मैं सोच रहा था कि मार्केट जाकर कुछ अच्छा सा कपड़ा ले लूं। लड़की वाले देखने आने वाले हैं मुझे। तो ये बोल रहा है कि एक शर्ट बनाने में कितना कपड़ा लगता है। तो ये बोल रहा है लगभग 2.5 मीटर लगता होगा कपड़ा। तो 2.5 मीटर, ये यूनिट यूज कर रहा है, मीटर का यूनिट यूज कर रहा है। फिर ये इससे पूछेगा कि अरे, तेरा ससुराल कहाँ पे है। तो ये बोलेगा कि मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर है वो। तो 5 किलोमीटर इसने यूज किया, यानी यूनिट यूज किया। तो किलोमीटर किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की यूनिट है। वैसे ही जब आप घर से स्कूल के लिए जाते हैं, तो समझिए आप कार से जा रहे हैं, आप और आपके दोस्त, और ये दोनों कार रेसिंग करते हुए जा रहे हैं, कौन फास्ट चलाता है कौन स्लो चलाता है। तो इसमें भी हम लोग यूनिट्स का यूज करते हैं, कि इसकी आपकी कार में स्पीडोमीटर देखिएगा तो उस पर इंडिकेट किया हुआ रहेगा, जब आप ड्राइव करेंगे तो ये कितने स्पीड से कार ड्राइव कर रहा है, 80 किलोमीटर पर आवर। या ये यूज कर सकता है, ये समझिए 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चला रहा है कार, ये बहुत ज्यादा फास्ट चला रहा है। तो ऐसे रेसिंग करते हुए जा सकते हैं। तो ये इनकी स्पीड में किलोमीटर पर आवर जो यूज कर रहे हैं हम लोग, ये स्पीड की यूनिट हो गई। समझ में आया आपको इतनी बात। तो आइए हम इस चैप्टर में एनसीईआरटी का सब टॉपिक देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। आपको ये तो समझ में। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, ये सारे टॉपिक आज कवर करेंगे इस लेक्चर में हम लोग। नीड फॉर मेजरमेंट। तो नीड फॉर मेजरमेंट हमने ऑलरेडी देख लिया कि हम लोगों को क्यों जरूरत है ये मेजरमेंट के लिए। अगर मेजरमेंट नहीं होगा, पक्का मेजरमेंट नहीं होगा, तो आपको कोई आधा केजी आपको सामान देकर और बोलेगा कि ये 2 केजी है। तो अगर मेजरमेंट का कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं बनाया जाएगा जिसको सारे लोग फॉलो करें, तो अलग अलग लोग अलग अलग डेफिनेशन बना लेंगे अपने अकॉर्डिंग। कोई थोड़े से अमाउंट को 50 ग्राम को बोल देगा कि 1 केजी हो गया, ले जा। तो इससे मार्केट में क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इसलिए यूनिट बनाया गया। यूनिट मतलब वन, ये सबको पता है, यूनिट मतलब वन होता है। तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं, फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गया ये सर नया, क्वांटिटी मतलब जो मेजर कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि ये बहुत बढ़िया क्वालिटी का है, मतलब अच्छा है। क्वांटिटी मतलब अमाउंट होता है, 5 केजी, 10 केजी, 10 मीटर, 20 मीटर, ये सब क्या है, क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी मतलब भौतिक युग में हमारे आसपास की जो चीजें हैं, जिनको हम महसूस करते हैं, जिनको हम देखते हैं, उन सारे चीजों में से जिन चीजों को हम मेजर कर सकते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट से, उन सारे चीजों को फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। फिजिकल मतलब भौतिक, और क्वांटिटी मतलब मात्रा, कितने मात्रा में है ये। जैसे आप दौड़ रहे हैं तो कितनी स्पीड से दौड़ रहे हैं। आपके पास आलू है तो 50 केजी आलू है कि 100 केजी है। मार्केट से टमाटर खरीद रहे हैं तो 2 केजी खरीद रहे हैं, 1 केजी कितना खरीद रहे हैं, उसका एक मेजरमेंट है। तो उसका यूनिट क्या है, मतलब एक एक सबके लिए डिफाइन है। जैसे लेंथ है, उसके लिए 1 मीटर
तो 1 मीटर को लेंथ का यूनिट बोलते हैं। यूनिट मतलब 1। तो जैसे मास का यूनिट क्या होगा सर? तो 1 केजी होगा। अब 1 केजी कितने को बोलना है, वो साइंटिस्ट लोग मिलकर और सारे एक जगह डिसाइड करके रखे हैं। वो फ्रांस में वो जगह है जहाँ पे ये सारे स्टैंडर्ड वैल्यू कि कितने को 1 केजी बोलना है, कितने को 1 मीटर बोलना है, वो बनाकर रखा हुआ है। और उसी के अकॉर्डिंग मेजरमेंट लेते हैं। जैसे आपके मोहल्ले में कोई दुकानदार है और वो आधे केजी को 1 केजी बना दिया है, तो उसके पास क्या होते हैं, मेजरमेंट वाले आते हैं और वो देखते हैं कि उसने प्रॉपर 1 केजी रखा है कि कम रखा है। उसके लिए उसको जेल भी हो सकती है। इसीलिए जब आप कोई सामान खरीदते हैं तो उसमें आईएसआई का मार्क होता है, यानी कि वो चेक किया हुआ है। जो आईएसआई का मार्क है मतलब कि उसने प्रॉपर मेजर देखा हुआ है, वो मेजर्ड वैल्यू है। अगर कोई मोहल्ले में आपको कम दे रहा है मेजर करके, तो आप शिकायत कर सकते हैं। उसको आकर उस पे कार्रवाई हो सकती है अगर वो गलत कम को 1 केजी बोल रहा है। तो 1 केजी कितने को बोलना है, वो एसआई सिस्टम में डिफाइन करके और एक रखा हुआ है एक जगह। वैसे ही सारे क्वांटिटीज का यूनिट वैल्यू डिफाइन करके रखा हुआ है। जैसे लेंथ का मीटर होता है, जैसे लेंथ का यूनिट मीटर होता है। तो 1 मीटर कितने को बोलना है? कोई बोलेगा इतना 1 मीटर होता है, कोई बोलेगा इतना 1 मीटर होता है, कोई बोलेगा कि नहीं नहीं इतना ही 1 मीटर होता है। तो ऐसा नहीं चलेगा, 1 मीटर कितने को बोलना है वो डिफाइन करके रखा हुआ है। तो उसको यूनिट वैल्यू बोलते हैं कि इसीलिए सबका यूनिट वैल्यू है। जैसे तो मास के लिए यूनिट वैल्यू क्या बनाया गया है? 1 किलोग्राम। किलोग्राम खाली नहीं बोलना है, 1 किलोग्राम बोलना है। लेंथ के लिए यूनिट वैल्यू क्या है? 1 मीटर है लेंथ का यूनिट वैल्यू। अब कोई बोलेगा सर 1 किलोमीटर क्यों नहीं ले रहे हैं? तो ये एसआई सिस्टम में 1 मीटर ही लिया जाता है। एसआई सिस्टम में, एसआई मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, मतलब ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है कि मास का यूनिट 1 केजी रखना है। वैसे ही लेंथ का 1 मीटर और टाइम का 1 सेकेंड रखना है। तो अब आपको समझ में आ गया कि किसी भी क्वांटिटी का यूनिट क्या होता है, मतलब उसका 1 वैल्यू। और नीड फॉर द मेजरमेंट, मेजरमेंट की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि अगर मेजरमेंट हम लोग नहीं करना सीखेंगे तो कोई रैंडमली किसी भी लेंथ को 1 मीटर बोल देगा, किसी को 10 मीटर बोल देगा। जैसे मैं किसी दो पर्टिकुलर पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पूछूं तो सारे लोग वही डिस्टेंस उसको बोले, कोई ज्यादा और कोई कम नहीं बोले। जैसे सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस पूछा जाए तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। तो किसी से भी मैं पूछूं सारे स्टूडेंट वही बोलना चाहिए, किसी को ज्यादा किसी को कम नहीं बोलना चाहिए। इसीलिए एक स्टैंडर्ड वैल्यू की जरूरत पड़ी जिसको सारे लोग फॉलो करें। इसीलिए ये आया नीड फॉर द मेजरमेंट, सारे लोग उसको फॉलो करें। और मेजरमेंट की इसलिए भी जरूरत पड़ी कि जैसे आपको बाजार में 10 केजी खरीदना है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो स्टैंडर्ड वैल्यू होता है यानी कि मास का यूनिट 1 केजी होता है, उससे मुझे 10 टाइम्स ज्यादा सामान खरीदना है 10 केजी का मतलब। और किसी को 20 केजी खरीदना है कोई सामान, तो वो समझ जाएगा कि अच्छा स्टैंडर्ड वैल्यू 1 केजी है तो उसका मुझे 20 टाइम्स ज्यादा खरीदना है। तो इस तरह से मेजरमेंट की जरूरत है। जैसे आपके घर शादी विवाह है और आपको बाजार भेजा गया कि बाजार से खरीद कर लाना है, आपको मान लेते हैं चीनी। तो आप पूछेंगे जो हलवाई आएगा खाना बनाने के लिए उससे कि कितना चीनी लाना है। तो वो हलवाई बोलेगा कि ऐसा कीजिए इतना चीनी ले आइए। तो इतना चीनी लाने बाजार में जाएंगे तो ये तो कम ज्यादा हो जाएगा। तो उससे पूछना पड़ेगा कि कितना केजी लाएं। वो बोलेगा 5 केजी जाइए, 20 केजी लाइए, तो हम प्रॉपर 20 केजी लाएंगे। अब सब इतना इतना ऐसे बोलने लगेगा, तो मेजरमेंट अगर हम लोग नहीं करेंगे तो सब इससे सामान क्या होगा, वेस्ट होगा सामान। आप ज्यादा ले आएंगे या हो सकता है कम लेकर आ जाएं। इसीलिए मेजरमेंट करना जरूरी है सारे चीजों। तो आप समझ गए ना कि नीड फॉर द मेजरमेंट क्यों आवश्यकता है, ये सभी चीजों का मेजरमेंट लेने के लिए। और भी मेजरमेंट की एक जरूरत बताते हैं। जैसे आपको आपके घर से और स्कूल जाना है, और घर से स्कूल का डिस्टेंस आपको पता ही नहीं है कितना है, लगभग पता है कि लगभग इतना डिस्टेंस है। तो आप पेट्रोल गाड़ी में पेट्रोल भरा लेंगे कि लगभग कितना डिस्टेंस है पता नहीं है, भरा लेंगे, से पता चला रास्ते में खत्म हो गया तेल। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए प्रॉपर कि 5 किलोमीटर है कि 20 किलोमीटर है, ताकि उसके अकॉर्डिंग आप पेट्रोल उसमें अपने गाड़ी में भरा सके। समझ गए ना? तो कितना जरूरी है ये मेजरमेंट, राइट। और मेजरमेंट कहाँ जरूरी है?
आप टेलर के पास कपड़ा सिलाना है आपको, तो आप ऐसे खड़े होकर बोलेंगे मेरा कपड़ा सी दो, तो वो हो सकता है टाइट कपड़ा हो जाएगा, लूज हो जाएगा। वो प्रॉपर मेजर करेगा कि आपका कितना हाइट है, कमर कितना है, ऐसे मेजर करता है कि नहीं प्रॉपर, तब जाकर एकदम फिट बढ़िया सा कपड़ा सिलाता है आपका एकदम। मेजरमेंट की आवश्यकता है कि नहीं परफेक्शन लाने के लिए लाइफ में? बिल्कुल है। अब सेकेंड है फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। क्या होता है क्वांटिटी? अभी बताया थे आप, क्वांटिटी मैंने अभी बताया था आपको कि जो भी चीज हम लोग मेजर कर पाते हैं ना किसी इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से, डिवाइस के हेल्प से, उसको क्वांटिटी बोलते हैं। क्या क्या मेजर कर पाते हैं आप सोचिए। अपने हाइट को मेजर करते होंगे। आपका हाइट कितना है? आपका हाइट कितना है? 5 फुट 6 इंच मेरा है। आपका कितना है? 5 फुट 4 इंच होगा या 6 फुट होगा। तो आपका हाइट है वो फुट है, फिट नहीं है। जैसे 6 तो सर 6 तो एक से ज्यादा हो गया, एक से ज्यादा के लिए प्लूरल यूज करते हैं। तो यूनिट में प्लूरल नहीं यूज करते हैं। यूनिट जब भी हम लोग यूज करेंगे सिंगुलर ही यूज करेंगे, प्लूरल नहीं यूज करेंगे। जैसे 5 kg है तो 5 kgs नहीं लगा देंगे उसमें, राइट। अब मीटर है, जैसे 1 मीटर को भी 1 मीटर लिखेंगे और 10 मीटर होगा तो 10 मीटर्स नहीं लिख देंगे। तो यूनिट लिखते समय एस नहीं लगाया जाता है। तो हम लोग जब हाइट मेजर करेंगे तो किसी को फीट मत बोल दीजिएगा कि मेरा हाइट 6 फीट है। वो क्या है? फुट है हाइट। सिंगुलर में बोलना होता है यूनिट को। अब ऐसे आम बोलचाल की भाषा में लोग फुट भी बोल देते हैं कि 6 फुट का है, लेकिन वो गलत है। जो अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आप ये बोलेंगे तो ये एक्सेप्टेड नहीं है। जो फिजिक्स नहीं पढ़ रहा है वो बोल देगा तो चलेगा, लेकिन आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, लेकिन आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि ये 6 फुट का है, तो लेकिन आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं और आप बोल रहे हैं ये 6 फीट का है, तो ये ब्लंडर है। ये बहुत बड़ा अन्याय है। वैसे ही जैसे मैं तो फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ तो मैं इंग्लिश में कुछ गलत भी बोल जाऊं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो इंग्लिश से ही ऑनर्स किया हुआ है, पीएचडी किया हुआ है, वो गलत बोल जाएगा तो वो अनएक्सेप्टेड है इसके लिए। ओके। तो आप क्या पढ़ रहे हैं? फिजिक्स पढ़ रहे हैं। और देखिए कितना जरूरी है ये सब समझना मेजरमेंट पे। आपसे अगर किसी ने पूछा कि तुम्हारा वेट कितना है बताओ, बताइए आप लोग सब अपना वेट एक एक करके। कितना वेट आपने बताया? 60। 60 क्या बताया? यूनिट भी बताइए उसका क्या है? 60 kg। आपका वेट 50 kg है? आपका वेट 90 kg है? ये सारे आंसर गलत हैं। ये जिससे भी आप सोसाइटी में पूछेगा कि तुम्हारा वेट कितना है तो वो बोलेगा मेरा वेट 60 kg होगा। वो पूरा गलत बात बोल रहा है। वेट का यूनिट केजी होता ही नहीं है। वेट का यूनिट न्यूटन होता है। वेट इज अ फोर्स exerted by earth on any object। तो आपका वेट क्या है? आपका वेट मतलब वो फोर्स जिस फोर्स के साथ अर्थ आपको पुल कर रही है अपने सेंटर की तरफ। तो वेट तो फोर्स है और फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। तो वेट का यूनिट न्यूटन हो गया। तो जो आप जानते हैं कि वेट केजी में बता देते हैं किसी को, तो आज के बाद केजी में नहीं बताइएगा। जब कोई पूछेगा तुम्हारा वेट कितना है तो 60 kg कभी नहीं बोलना है। आपका मास 60 kg है। 60 kg क्या है आपका? मास। वेट अगर पूछेगा तो उसमें जी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, mg, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो वेट 60 इंटू जी का वैल्यू अगर लगभग 10 ले लें तो 600 न्यूटन। आपका वेट 600 न्यूटन है। और जो 60 है वो आपका क्या है? मास है। 60 kg क्या है आपका? मास। याद रहेगा ना ये बात? तो कितना जरूरी है देखिए मेजरमेंट। मेजरमेंट और यूनिट को नहीं जानने से कितनी बड़ी इतना प्रॉब्लम होगा। किसी ने अगर आपसे पूछ लिया कि तुम्हारा वेट क्या है और आपने बता दिया कि मेरा वेट तो 60 kg है, तो वो समझ जाएगा कि ये बिल्कुल नहीं पढ़ता है। तो वो समझ जाएगा कि ये पूरा टाइम पास कर रहा है, 11th 12th में कुछ पढ़ नहीं रहा है ये लड़का। तो अब आइए हम लोग सीखते हैं फंडामेंटल एंड डिराइव क्या होता है। तो क्वांटिटी क्या हो गया भाई? क्वांटिटी हो गया जो भी मेजर करते हैं सर उसको क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है। क्या क्या मेजर करते हैं आप? सर टाइम मेजर करते हैं हम कि टाइम कितना हो रहा है। 1 आवर हो रहा है। मुझे एक जगह से दूसरे जगह जाने में 2 आवर लगता है, 3 आवर लगता है। ये आवर में भी एस नहीं लगाना है। तो 1 आवर को 1 आवर बोल रहे हैं और 5 आवर हो तो 5 आवर्स, तो 5 आवर्स बोल रहे हैं, उसमें एस नहीं लगाना है। कितने भी घंटे हो जाए, 50 आवर भी हो जाए तो एस नहीं लगाना है। यूनिट में एस नहीं लगाना है। क्लियर? तो क्या क्या मेजर करते हैं हम लोग? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर। टेम्परेचर मेजर करते हैं गर्मी के दिनों में कि बहुत ज्यादा 46 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया है, ऐसे हम लोग बताते हैं। और ठंड होता है तो 20 डिग्री सेल्सियस हो गया है। टेम्परेचर मेजर करते हैं। और क्या मेजर करते हैं? करंट मेजर करते हैं
कि 5 एम्पियर का वायर में करंट फ्लो कर रहा है। ये सब चीज हम लोग मेजर करते हैं। अपने गाड़ी में स्पीड मेजर करता है, कितने स्पीड से कार मूव कर रहा है आपका, है कि नहीं। तो जो क्वांटिटी हम लोग मेजर करते हैं उनको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। अब ये फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है फिजिकल क्वांटिटी। कुछ तो कुछ तो फंडामेंटल है, कुछ डिराइव्ड है, और कुछ सप्लीमेंट्री भी है। तो फंडामेंटल और डिराइव तो मजा आएगा पढ़ने में, लेकिन सप्लीमेंट्री हमको पता है आपको थोड़ा थोड़ा दिक्कत होगा। तो वो भी मैं आपको मजे में एकदम बताने वाला हूँ। फिर वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि इसमें एक आने वाला है पैरेलक्स मेथड, जो कि आप बुक से पढ़ेंगे, कहीं से भी पढ़ेंगे, आपको मजा नहीं आने वाला है, बहुत दिक्कत होगा समझने में। और इसको मैं एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा आपका कॉन्सेप्ट पैरेलक्स मेथड में। और पैरेलक्स मेथड पे बेस्ड एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, इसलिए वीडियो को आगे वेट कीजिए यहाँ तक आने का। अब फिजिकल क्वांटिटी समझ गए, जो भी हमारे सराउंडिंग में मेजर कर रहे हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। सर आगे बताइए। तो फिजिकल क्वांटिटी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, फंडामेंटल, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री। ये क्या क्या है सर, फंडामेंटल और डिराइव्ड क्या क्या है। अब फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड क्यों बनाया गया मास के लिए, 1 kg क्यों स्टैंडर्ड बनाया गया, मास के लिए 1 मीटर क्यों नहीं बना दिए, ये बताइए। मीटर बना देते तो मार्केट में जाके दुकानदार को बोलते कि आलू खरीदना होता तो मुझे 1 मीटर आलू दे दीजिए, ऐसा बोलते। अभी सुनने में खराब लग रहा है, लेकिन अगर मास का यूनिट मीटर ही बना देता सब पहले से ही साइंटिस्ट, तो आज भी हम लोग मीटर ही बोलते। लेकिन मास का यूनिट केजी बनाया है, इसलिए हम लोग आज तक केजी बोल रहे हैं। ये क्यों जरूरत पड़ा स्टैंडर्ड का। तो देखिए, समाज में हर एक चीज के लिए स्टैंडर्ड बनाया गया है। कैसे बनाया गया, जैसे लड़कों के लिए स्टैंडर्ड बनाया गया है कि उनको जींस टी शर्ट या शर्ट पैंट ऐसे पहनना है। अब सारे लड़के साड़ी पहनकर रोड पे चलने लगेंगे तो वो ऑड लगेगा, वो एक्सेप्टेड नहीं होगा। वैसे ही छोटे बच्चों के लिए हाफ पैंट और टी शर्ट ये सब बनाया गया है। अब छोटे बच्चे कुर्ता पैजामा और धोती कुर्ता पहनकर यहाँ गमछी रखकर रोड पर चलेंगे तो ये थोड़ा ऑड लगेगा। तो जो समाज में स्टैंडर्ड बनाया गया है उसको फॉलो करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो वैसे ही मेजरमेंट के लिए भी कुछ स्टैंडर्ड बनाया गया है। तो ये फंडामेंटल, डिराइव्ड, सप्लीमेंट्री क्या है सर, ये भी बता दीजिए जरा। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी को एक दूसरे से आप रिलेट नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे को मल्टीप्लाई करके आप कोई भी नहीं ला सकते हैं। जैसे फंडामेंटल में अगर बात करें, और डिराइव क्वांटिटी वो होते हैं जो फंडामेंटल का मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कुछ ऑपरेशन करके और ये क्वांटिटी को आप प्रूव कर सकते हैं, इसको ला सकते हैं। मतलब डिराइव फंडामेंटल पे डिपेंडेंट है। जैसे आपके पेरेंट, आप समझ लीजिए कि वो फंडामेंटल है। वो आप पढ़ें या चाहे ना पढ़ें, आपके पढ़ने ना पढ़ने से आपके पेरेंट को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, उनका जो लाइफ है वही रहेगा। आपको फर्क पड़ेगा फ्यूचर में, लेकिन आप नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आपका लाइफ पेरेंट पे डिपेंड कर रहा है। अगर पेरेंट अगर आपके पेरेंट प्रॉपर आपको पैसे नहीं भेजेंगे टाइम पे, तो आपका पढ़ाई नहीं हो पाएगा, आप रूम रेंट नहीं दे पाएंगे, अच्छे से मंथली आप खाना नहीं खा पाएंगे, ट्यूशन फीस नहीं दे पाएंगे। तो आप डिपेंडेंट है अपने पेरेंट पे, राइट। लेकिन आपके पेरेंट क्या है, फंडामेंटल है, वो इंडिपेंडेंट है आपसे, राइट। अब देखिए, तो आइए क्वांटिटी पे हम बात करते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है। फंडामेंटल क्वांटिटी वो सब है जो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। जैसे कौन कौन सा आप याद कीजिए, मास, लेंथ, और बताइए क्या है, मास, लेंथ, टाइम। मतलब आप मास इंटू लेंथ करके टाइम ले आएंगे क्या, कोई फॉर्मूला सुने हैं क्या आज तक। या मास डिवाइड लेंथ करके टाइम नहीं ला पाएंगे, या टाइम को लेंथ से मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर लीजिए, इसका स्क्वायर लगा लीजिए। कभी लेंथ और टाइम कुछ भी करके मास आने वाला नहीं है। तो ये सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ये देखिए टाइम, और क्या क्या है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करेंट, और होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और सबसे लास्ट में मुझे लग रहा है 7th आ गया, लुमिनस इंटेंसिटी।
इंटेंसिटी ये हो गया ल्यूमिनस इंटेंसिटी। कितना नंबर हुआ बाबा? 7 6 5 4 3 2 1। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल कितना क्वांटिटी है? 7। अब इसको इन सब का बाकी 6 का कुछ भी कर लीजिए, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर लीजिए, ये आने वाला नहीं है। यानी किसी का भी आप डेरिवेशन, किसी का भी आप किसी को भी आप बाकी को मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करके नहीं ला सकते हैं। ये सब आपस में इंडिपेंडेंट है, इसलिए इनका नाम है फंडामेंटल। और डिराइव्ड क्वांटिटी कौन होता है? डिराइव्ड क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जो फंडामेंटल पे डिपेंड करता है, फंडामेंटल पे डिपेंड करता है। जैसे कि इसके अलावा आप जो भी बोलिएगा वो या तो डिराइव्ड में जाएगा या सप्लीमेंट्री में जाएगा। तो डिराइव में देखिए बात करते हैं क्या क्या है। स्पीड, स्पीड जैसे ही बोलेंगे वो इन दोनों के मिलने से बन जाएगा। किसको किसको मिलने से बनेगा? इसको और इसको। डिस्टेंस मतलब लेंथ ही तो है, मीटर में ही तो मेजर करते हैं। इसको इसको डिवाइड करने से आ जाएगा। और बताइए, और देखिए क्या हो गया? फोर्स, वर्क, ये सारा चीज। फोर्स कैसे आएगा? फोर्स मास एक ये आएगा और एक एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन कैसे आएगा? चेंज इन वेलोसिटी, स्पीड नहीं वेलोसिटी, बाद में समझेंगे स्पीड वेलोसिटी में डिफरेंस है। तो ये फोर्स कैसे आएगा? फोर्स आएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। मास यहाँ से हो गया और एक्सेलरेशन होगा चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी में वेलोसिटी कैसे आएगा? तो वो वही डिस्टेंस से आ जाएगा रिलेटेड। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स तो अभी बताया ही, और डिस्प्लेसमेंट मतलब ये लेंथ ही होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आएगा। यानी कि इन 7 के अलावा जितने भी होते हैं वो सारे इन 7 से ही डिराइव हो जाते हैं। तो उन सारे क्वांटिटी को डिराइव क्वांटिटी बोलते हैं। अब ये सप्लीमेंट्री क्या है? सप्लीमेंट्री ऐसा क्वांटिटी है, सप्लीमेंट्री में क्या क्या आ जाता है? सप्लीमेंट्री में सौ सप्लीमेंट्री में रहता है प्लेन एंगल और रहता है सॉलिड एंगल। सप्लीमेंट्री में क्या आ गया? प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल आ गया। इसको सप्लीमेंट्री क्यों रखे सर, फंडामेंटल क्यों नहीं रख दे रहे? तो देखिए फंडामेंटल क्या है? स्पीड। तो स्पीड में आएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम आएगा। तो डिस्टेंस का अलग यूनिट है मीटर और टाइम का अलग यूनिट है सेकेंड। तो ये यूनिट डिस्टेंस मीटर पर सेकेंड आ रहा है। लेकिन इधर एंगल का देखिएगा ना, एंगल आप पढ़े होंगे थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो आर्क भी मीटर ही होता है और रेडियस भी मीटर ही होता है। तो ये दोनों सेम आ जा रहा है, सेम मतलब लेंथ बाई लेंथ आ जा रहा है। तो ये यूनिट कैंसिल हो जा रहा है, समझिए। तो सप्लीमेंट्री में उसको रखेंगे जिसका यूनिट तो कैंसिल हो गया है, फिर भी उसके लिए एक असाइन किया हुआ है यूनिट। जैसे एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं कि 30 डिग्री को पाई/6 रेडियन बोलते हैं। लेकिन अगर एंगल 30 डिग्री लिखना है आपको, एंगल लिखना है थीटा, तो उसका फॉर्मूला होगा आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क भी लेंथ होता है, ऐसे आर्क लेंथ होता है मीटर में, और रेडियस भी मीटर में मेजर करते हैं। तो वो फंडामेंटल से रिलेटेड है ही नहीं, वो कैंसिल हो जा रहा है। इसीलिए अगर कोई क्वांटिटी यूनिट लेस आने लगे फिर भी उसके लिए कोई यूनिट असाइन किया हुआ है तो उसको सप्लीमेंट्री में रखेंगे। अब बुक में दिया हुआ है सप्लीमेंट्री दो ही दिया है, प्लेन और सॉलिड एंगल, लेकिन इसके अलावा भी सप्लीमेंट्री यूनिट होते हैं। जैसे साउंड जो होता है उसका लाउडनेस के लिए डेसिबल यूज होता है, और डेसिबल भी इंटेंसिटी ऑफ साउंड कैंसिल हो जाता है उसमें, और उसका लाउडनेस के लिए डेसिबल जो आया वो भी सप्लीमेंट्री ही होता है। तो आपको मैंने ये दो के अलावा एक और भी बता दिया, डेसिबल। तो जहां भी आपके लाइफ में कोई ऐसा क्वांटिटी आए जो यूनिट तो उसका कैंसिल हो रहा है फिर भी उसके लिए एक यूनिट असाइन किया हुआ है अलग से, जो कि इन 7 में से नहीं आ रहा है, कोई अलग से कर दिया है, तो उसको सप्लीमेंट्री रखना है। समझ में यहाँ आ गया ना सप्लीमेंट्री? तो अभी के लिए एनसीईआरटी बुक में दो ही सप्लीमेंट्री दिया है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। आप किसी भी क्वांटिटी को कैसे लिखेंगे? तो किसी क्वांटिटी को लिखना है, जैसे मुझे अगर लिखना है मास, तो मैं लिखूंगा मास इक्वल टू कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे यहाँ, और उसका यूनिट यहाँ पे लिखना है। यूनिट, यूनिट मतलब किलोग्राम खाली नहीं होता है, मास का यूनिट 1 किलोग्राम, उसको यूनिट बोलते हैं। तो मास लिखना होगा तो यहाँ लिखेंगे 20 × 1 किलोग्राम, और ये 1 मल्टीप्लाई होकर 20 हो जाएगा, तो 20 किलोग्राम लिखेंगे। तो अगर कहीं पे, और यहाँ पे डॉट नहीं लगाना है, डॉट लगा देंगे गलत हो जाएगा। यहाँ पंक्चुएशन मार्क नहीं यूज होता है यूनिट में, तो खाली 20 किलोग्राम ऐसे लिखना है। अब ये 20 किलोग्राम में ये जो है इसको न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं एन, और ये किलोग्राम है इसको यू बोला जाता है, यूनिट मतलब मास का ये यूनिट है।
किलोग्राम लिखा है, लेकिन आपको समझना है कि वो 1 किलोग्राम है। तो किसी भी क्वांटिटी को मैं कैसे लिख रहा हूँ, न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू एन, एन यू के फॉर्म में लिख रहा हूँ। और ये एन क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और यू क्या है, उस क्वांटिटी का यूनिट। तो ये फॉर्मेट हो गया, किसी भी क्वांटिटी को लिखने का क्या फॉर्मेट है, एन यू। एन मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और यू मतलब उसका यूनिट, मतलब 1 वैल्यू उसका। तो आइए फ्रेंड्स, कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात कर लेते हैं। जैसे अलग अलग समय पे अलग अलग देश के लोगों ने एक अपना सिस्टम बना लिया। अगर वो सिस्टम नहीं बनाएंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा कि कोई मास का यूनिट लेंथ में मेजर कर ले, कोई मास का यूनिट किलोमीटर में मेजर करने लगेगा, टाइम का यूनिट टाइम का यूनिट किलोग्राम में मेजर करने लगेगा। जैसे कोई बोलेगा कितना टाइम हो रहा है, तो बोल रहा है 10 kg टाइम हो रहा है। तो ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा मार्केट में। तो इसलिए सब सिस्टम बनाए सभी लोगों ने कि हमें मास को केजी में मेजर करना है, लेंथ को मीटर में ही मेजर करना है। तो ऐसे ही एक फ्रांस में एक सिस्टम बना था जिसका सीजीएस नाम हुआ। सीजीएस इसलिए नाम उन लोगों ने सिस्टम का दिया क्योंकि वे लोग लेंथ के लिए सेंटीमीटर स्टैंडर्ड बनाए थे, मतलब 1 सेंटीमीटर को स्टैंडर्ड वैल्यू रखते थे लेंथ के लिए। अब किसी को अगर 10 सेंटीमीटर चाहिए तो उस स्टैंडर्ड वैल्यू का 10 टाइम्स लेंथ को मेजर करते थे। वैसे ही मास के लिए ग्राम लिखा हुआ था, तो किसी को अगर 1 kg चाहिए होता था तो 1000 ग्राम उसको दे देते थे, 1000 टाइम्स 1 ग्राम का। और टाइम के लिए सेकेंड उन लोग मानते थे। तो इस सिस्टम को हम सीजीएस सिस्टम बोलते हैं। वैसे ही ब्रिटिश लोग अलग सिस्टम फॉलो करते थे। उन लोग लेंथ के लिए फुट यूज करते थे, फुट फीट नहीं, फुट यूज करते थे। और पी मास के लिए पाउंड यूज करते थे, मास मेजर करने के लिए। वैसे ही टाइम मेजर करने के लिए सेकेंड यूज करते थे। वो मतलब 1 वैल्यू उसका सेकेंड में बनाए थे, 1 वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू सेकेंड में बनाए थे। तो उस सिस्टम को ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं, जो कि ये सब सिस्टम अभी नहीं चलता है। फिर एमकेएस सिस्टम आया, फिर से वो फ्रेंच सिस्टम आ गया। तो फ्रेंच सिस्टम, एमकेएस सिस्टम में क्या होता था, तो मास के लिए, ये मास के लिए नहीं है, पहले लेंथ वाला लिखा हुआ है। देखिए सब में पहले लेंथ वाला है, फुट, सेंटीमीटर, ये लेंथ के लिए है, मीटर है ये। तो लेंथ के लिए मीटर यूज करते थे, मास के लिए किलोग्राम, और टाइम के लिए सेकेंड यूज करते थे, ये फ्रेंच वाले। तो ये एमकेएस सिस्टम हो गया। उसके बाद आया एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसको पूरे वर्ल्ड के लोग फॉलो करते हैं, आज भी हम लोग एसआई सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो ये एसआई सिस्टम, आप बोलेंगे सर ये तो एसआई सिस्टम ये एमकेएस से कॉपी मारा है। ये एमकेएस में भी मास के लिए केजी यूज हुआ है, और एसआई में भी मास के लिए किलोग्राम ही यूज होता है, लेंथ के लिए मीटर ही यूज होता है, टाइम के लिए सेकेंड ही यूज होता है। तो इसको कॉपी मार दिया। तो इसका आंसर ये है स्टूडेंट कि एसआई सिस्टम इसी सिस्टम का मॉडिफाइड वर्जन है। तो ये एसआई सिस्टम जो है वो एमकेएस का ही लेटेस्ट वर्जन है। यानी कि ये इसी को मॉडिफाई करके आया है। तो मॉडिफाई कहाँ किया है, वो तो सेम टू सेम है, इसमें जो यूनिट है उसमें यही यूनिट आ रहा है। तो जैसे आप मॉडिफिकेशन देखते हैं कि पहले रोबोट आया था मूवी रजनीकांत का, उसके बाद रोबोट 2.0 आया। वैसे ही गोलमाल मूवी का सीरीज आता है बहुत सारा। वैसे ही मोबाइल में भी आप देखे होंगे कि आप जो आपके पास जो भी मोबाइल होगा, उस मोबाइल का नया वर्जन आते रहता है मार्केट में। तो वैसे ही एमकेएस का भी ये लेटेस्ट वर्जन है, और एसआई सिस्टम। अब इसमें क्या अपडेट किया गया है सर, जो लेटेस्ट नया वाला आता है उसमें पहले वाला से कुछ नया फीचर होते हैं। इसमें नया फीचर क्या है, तो ये एमकेएस में 3 ही फंडामेंटल थे। उस समय तक जितने साइंस में डेवलपमेंट हुए थे स्टूडेंट्स, या जो भी डिस्कवरीज हुई थी साइंस में, वो 3 ही फंडामेंटल रखने से आ जाता था। और बाद में 1971 की बात है, सारे वैज्ञानिक लोग मिलकर और एक समिति बनाए वो सब 1971 में, और उन्होंने एक एसआई सिस्टम बनाया जो कि इसी से प्रेरित था। और इस सिस्टम में उन्होंने 7 फंडामेंटल यूनिट रखा। पहले ये 3 ही था एमकेएस में, तो इसमें 4 और इंक्लूड कर दिया गया। तो ये जो नया इसमें इंक्लूड करके रखा गया इसको, इसलिए इसका नाम ही चेंज कर दिया, एसआई सिस्टम नाम कर दिया एमकेएस हटाकर। समझ गया ना, एसआई सिस्टम अब क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम है, और इसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 होते हैं, जबकि इसमें फंडामेंटल 3 ही थे।
दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, एमकेएस और एसआई सिस्टम में। तो अब आइए, तो अब आगे से हम लोग सिर्फ एसआई सिस्टम पे बात करेंगे। तो अब आइए हम लोग यूनिट स्टार्ट करते हैं, और ये और मेजरमेंट ऑफ मास, लेंथ और टाइम के बारे में देखते हैं कि मास मेजर करने के लिए क्या क्या हम लोग और भी यूनिट यूज करते हैं एसआई सिस्टम के अलावे। प्रैक्टिकल यूनिट क्या यूज करते हैं, डे टू डे लाइफ में क्या यूनिट हम लोग यूज करते हैं, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। अब देखिए हम लोग शुरू करते हैं, ये सब क्या क्या हम लोग यूज करते हैं यूनिट। तो ये फेमस ये सब है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। मैंने उन्हीं सारे यूनिट्स को लिखा है जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं एक्सरसाइज में। तो आपको ये जानना जरूरी है इन सब चीजों के बारे में। या तो उन यूनिट्स को लिया है यहाँ पे, मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखा है, जो आप हर दिन यूज करते हैं आम बोलचाल की भाषा में, जैसे कट्ठा, बीघा, एकड़, टन, क्विंटल, ये सब यूज करते हैं। या उन सब चीजों को लिया है जो एग्जाम में पूछता है, एक्सरसाइज में दिया हुआ है। तो पहले ये इससे करते हैं, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये क्या होता है वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? तो अर्थ और सन के बीच जो डिस्टेंस है ना, उसको वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। तो अर्थ और सन के बीच इतना डिस्टेंस है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। इतना ज्यादा डिस्टेंस है, सोचिए, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है ये। वैसे ये वन पार्सेक क्या है बाबा? वन पार्सेक, ये देखिए, वन पार्सेक होता है वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जितना एंगल, 1 सेकेंड एंगल बनाने के लिए। ये देखिए, वन पार्सेक बहुत डिफिकल्ट है चीज। क्या चीज होता है? देखिए वन पार्सेक, जैसे ये सन है और ये अर्थ। तो अर्थ और सन के बीच का ये डिस्टेंस कितना है बताइए? वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है कि नहीं? वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, वन पार्सेक है। अर्थ से सन के डिस्टेंस को मिलाइए, अर्थ से सन को मिला दिया, ठीक है सर, ये क्या हो गया? ये वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया। अब क्या करना है? तो इससे, इसको मिलाने के बाद क्या करना है आपको? इसको आर्क लेते हुए, इसको एक आर्क या कॉर्ड, इसको एक कॉर्ड लेते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो यहाँ तक देखिए आ गए तो कुछ एंगल बनेगा, और पास में आएंगे तो ज्यादा एंगल बनेगा कि कम बनेगा? ज्यादा बनेगा। यहाँ आएंगे तो और ज्यादा एंगल बनेगा। वैसे ही आपको इतना दूर जाना है इसके आगे, इतना दूर, ताकि ये जो एंगल बने ना यहाँ पे एंगल, ये एंगल कितना बन जाए? ये एंगल 1 सेकेंड का एंगल बन जाए। 1 सेकेंड का, 1 मिनट भी नहीं। ये कितना एंगल बन जाना चाहिए? 1 सेकेंड एंगल बन जाना चाहिए। तो ये 1 सेकेंड एंगल बनने के लिए जितना आपको ये डिस्टेंस आना पड़ा ना, इसी डिस्टेंस को बोलते हैं वन पारसेक। नहीं आया समझ में? फिर से देखिए, सन और अर्थ को एक कॉर्ड मानता हुआ, सन और अर्थ के डिस्टेंस को एक कॉर्ड मानते हुए आप इधर लेंथ वाइज ऐसे मूव कीजिए और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए। तो कोई यहाँ भी ज्वाइन कर देगा, कोई यहाँ भी कर देगा, कोई यहाँ भी कर देगा। आपको उस जगह पे इन दोनों को इंटरसेक्ट कराना है जहाँ पे एंगल का फॉर्मेशन 1 सेकेंड का हो। ये 1 सेकेंड तो टाइम होता है, ये एंगल कब से होने लगा सेकेंड? ये 1 डिग्री को, देखिए 90 डिग्री आपको पता है ना कितना होता है? इतना 90 डिग्री होता है, ये परपेंडिकुलर है। तो ये 90 डिग्री को, इन 90 डिग्री को आप 60 ऐसे ऐसे छोटा छोटा बांट लीजिए, छोटू छोटू सा टुकड़ा एकदम ऐसे से बांट लिए। तो एकदम ये जो छोटू सा टुकड़ा आएगा ना, ये कितने पार्ट में बांटे हैं? 60 पार्ट में बांटे हैं। तो 60 पार्ट में बांटने से 160, एक छोटा सा पार्ट इसका, ये छोटू सा पार्ट कितना आएगा? 160। तो 1/60 डिग्री को, ये 90 डिग्री है, तो उसको 60 भाग में बांट दिए, तो एक जो उसका टुकड़ा बचा वो 1/60 डिग्री आया। तो 1/60 डिग्री को 1 मिनट बोला जाता है। और वैसे ही 1/60 मिनट को 1 सेकेंड बोला जाता है। यानी कि 1/3600 डिग्री जो एंगल आएगा ना, यानी कि 1 डिग्री को 3600 छोटे छोटे जो बांट दीजिए, वो जो पार्ट आएगा स्मॉलर पार्ट, उस पार्ट को बोलते हैं हम लोग 1 सेकेंड। समझ गए? 1 सेकेंड कितना छोटा एंगल है? 1 डिग्री एंगल का 1/3600, वन 1 डिग्री का 1/3600 कर देंगे तो जितना आएगा वही 1 सेकेंड है। तो इतना छोटा एंगल बनाने के लिए तो बहुत दूर जाना पड़ेगा सर। यहाँ तो पास में ज्यादा एंगल बन रहा था, तो ऐसे जाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा, बिल्कुल जाना पड़ेगा। तो इसलिए जितने दूर जाना पड़ेगा उसको वन पार्सेक बोलते हैं। समझ में आ गया? वन पार्सेक। नहीं आया? आ गया समझ में? अब देखिए, ये वन पार्सेक कितना डिस्टेंस होता है, इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ मैंने लाइट ईयर में लिख दिया है, 3.26 लाइट ईयर।
वन लाइट ईयर के क्या होता है? लाइट ईयर तो सुनने में लग रहा है कि समय का यूनिट है, साल जैसा कुछ होता होगा, 3-4 साल। लेकिन ये ईयर नहीं है, ये डिस्टेंस है, लाइट ईयर। कौन सा डिस्टेंस है ये? तो लाइट ईयर होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाई लाइट इन 1 ईयर। 1 ईयर में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? देखिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये लिख लिया ना आपने, समझ लिया। देखिए 1 ईयर में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 1 ईयर में, देखिए डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। लाइट का स्पीड होता है कितना होता है? 3 × 10⁸ और टाइम 1 ईयर रखना है, तो 1 ईयर में 365 डेज लेते हैं। ऐसे 365 डेज और 6 आवर्स होता है, 365 डेज और 6 आवर होता है, लेकिन 365 लेते हैं हम, इंटू 24 कर दिए तो ये डेज, जो ये डे था वो आर में कन्वर्ट हो गया। फिर 60 इंटू कर दिए तो आर मिनट में बन गया, फिर 60 कर दिए तो सेकेंड में बन गया। तो ये सब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जितना डिस्टेंस आएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इतने डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर बोलेंगे। ये जो भी आएगा इसका कैलकुलेशन यहाँ लिख दीजिए, इतनी डिस्टेंस को। तो ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.5 इंटू 10⁻15 आ जाएगा मीटर में। तो इतने मीटर को 1 लाइट ईयर बोला जाता है। समझ गया क्या 1 लाइट ईयर कितना है? डिस्टेंस ट्रेवल बाई लाइट इन 1 ईयर। अब 1 पार्सिक जो है ना वो 1 लाइट ईयर का 3 टाइम्स लगभग होता है, 3.26 टाइम्स होता है, यानी 1 लाइट ईयर से भी ज्यादा होता है। तो आप बताइए मुझे, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और पार्सेक और लाइट ईयर में सबसे बड़ा कौन है? सबसे ज्यादा लार्ज लेंथ कौन सा है? तो सबसे ज्यादा लार्ज है पार्सेक। सेकेंड में कौन आएगा? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आएगा कि लाइट ईयर आएगा? लाइट ईयर आएगा। यहाँ 10⁻15 देखिए है, और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में 10⁻11 ही है। तो सबसे इन तीनों में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबसे कम हुआ, सेकेंड में लाइट ईयर हुआ, और थर्ड में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट 1 पार्सेक है जो 3.26 लाइट ईयर के बराबर है। क्लियर हो गया ये सब कॉन्सेप्ट? अब आइए मजा करते हैं हम लोग। अब ये सब चीज तो आपके आपके घर में आपका जमीन होगा कुछ, आपका घर होगा वो कितने स्क्वायर फुट में होगा पता होगा आपको, कि मेरा घर 600 स्क्वायर फुट में है, ऐसे आप बात करते हैं। आपके आपका जमीन होगा, जहाँ घर आपका गांव में जमीन होगा, कितना कट्ठा कितना एकड़ ऐसे जमीन होगा। लेकिन ये बहुत मुश्किल होता है समझना। ये पहले के जो लोग हमारे दादाजी लोग होते थे वो बहुत आसानी से ये सारे चीज बता लेते थे, लेकिन आज के जनरेशन के लोग, तो आज के क्या है, खुद हम लोग भी ये कंफ्यूज होते हैं, पता नहीं रहता है हम लोग को। तो हम तो ये सीखे बाद में, पढ़ने लगे 11th 12 में, तब मुझे समझ में आया। नहीं तो पहले तो मुझे ये भी नहीं समझ में आता था कि ये कट्ठा बीघा क्या होता है। लेकिन गांव के लोग ये सब जानते हैं, बहुत अच्छे तरह से जानते हैं। तो आपको भी सीखना जरूरी है ये सब, आइए सिखाते हैं आपको हम। ये एक कट्ठा कितने को बोलते हैं? 126.5 मीटर स्क्वायर को बोलते हैं। ये 126.5 मीटर स्क्वायर कितना? तो अभी जिस रूम में मैं क्लास ले रहा हूँ उस रूम का इधर से इधर जो लंबाई है, इधर से इधर मैंने अभी देखा, तो वो आया, इधर से इधर देखिए इतना 1 मीटर लगभग होता है, इतना। तो ऐसे ऐसे करके मेरा इधर से 3 मीटर लगभग आया। यहाँ से मैंने मेजर किया 1, फिर यहाँ किया 2, यहाँ तक आ गए। अब यहाँ से यहाँ शुरू करना है, इधर 3, और 3 से थोड़ा सा ज्यादा है, 3 से थोड़ा ज्यादा, मतलब यहाँ से लेकर और आपका हाथ जितना लंबा जा रहा है उधर, वो 1 मीटर लगभग है। ये ऐसे 1 मीटर है, ठीक। तो ऐसे ऐसे करके मेरा रूम इधर से 3 लगभग आ रहा है, और इधर से 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है, और इधर से भी उतना ही है लगभग। तो 9 मानकर चल रहे हैं। तो आपको पता है ना कि स्क्वायर का या रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? एल इंटू बी से। तो 3 एल और बी बराबर है यहाँ, तो 3 × 3 9, मतलब मेरा रूम ये जो है वो 9 मीटर स्क्वायर का है। कितने का है? 9 मीटर स्क्वायर। 9 मीटर स्क्वायर का लगभग मेरा रूम है। इसको 10 मान ले क्या, इजी कैलकुलेशन के लिए। तो 10 मीटर स्क्वायर का एक रूम होता है। आप जिस रूम में अभी पढ़ाई कर रहे हैं या मोबाइल मूवी जो भी देख रहे होंगे, वो अपने रूम में आप समझिए कि वो 10 मीटर स्क्वायर का है। तो ये 126.5 है, तो इसको 10 से डिवाइड करिए तो कितना रूम इसमें आ जाएगा? 10 से डिवाइड किए तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, 12.6, मतलब 13 मान के चल लीजिए। तो 13 रूम, आपका रूम 1 2 3 4 5 6 ऐसे 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 कर लीजिए। 13 रूम, 13 रूम मिलाकर जितना एरिया आएगा उतने एरिया को एक कट्ठा बोला जाता है। एक कट्ठा आपसे समझ लेंगे कि नहीं? एक कट्ठा जमीन कितना होता होगा?
एक कट्ठा जमीन में कितना रूम बन जाएगा? तो लगभग 13 रूम बन जाएंगे। जो आप टेंडर होता है रूम, लगभग वो 13 रूम बन जाएगा एक कट्ठा जमीन में। अब एक कट्ठा में डिसमिल ऐसे बोला जाता है, डेसिमल होता है ऐसे कोलोकियल भाषा में इसको, आम बोलचाल की भाषा में डिसमिल भी बोलते हैं हम लोग। तो डेसिमल ये एक कट्ठा में 4 डेसिमल होता है। अब 4 ये कैसे हो गया? तो कितना रूम बनेगा आप समझिए, रूम कितना ऐसा ऐसा बनेगा बताइए। तो एक कट्ठा में कितना रूम बना था? 30 कट्ठा मिलाकर 1 बीघा होगा। 1 बीघा में कौन घर बनाता है? कोई नहीं बनाएगा घर इतना। 20 कट्ठा है। एक कट्ठा में तो 13 घर बन गया था, 13 कमरा बन गया था। तो 20 कट्ठा में कितना ज्यादा कमरा बन गया, तो इसमें कितना घर बन जाएगा? 13 इंटू इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 13 दूना 26, जीरो 260 रूम बनाएगा। इतना रूम को क्या करना है? 260 रूम को। ठीक, तो 1 बीघा कितना हो जाएगा? 20 कट्ठा के बराबर हो जाएगा। वैसे ही 1 एकड़ कितना हो जाएगा? 32 कट्ठा, 32 कट्ठा हो जाएगा। कितना एकड़ जमीन है आपका? आज पापा से पूछेगा आपने जाकर कितना एकड़ जमीन है, राइट। और इसको मैच कीजिएगा कि कितना उसमें रूम आप बना सकते हैं। अगर जितना भी आपका जमीन है, सारे जमीन में आप बिल्डिंग बना दें तो उसमें ग्राउंड फ्लोर पे कितने सारे रूम होंगे? आप ट्राई कीजिएगा निकालने के लिए, आपका जितना भी जमीन होगा गाँव में। अब ये सब तो लेंथ की बातें हो गई, लेंथ और एरिया की बातें हो गई। अब मास के बारे में बात करें तो मास से रिलेटेड मैं आपको बता दूं कि आपका अगर गांव में खेत होगा तो उसमें धान चावल ये, तो उसमें आप धान गेहूं आलू ये सब उगाते होंगे। तो एक साल में कितना धान होता होगा उसको सब क्विंटल में मेजर करते हैं। तो 100 केजी, केजी तो सबको पता है ना कि केजी कितना होता है, अंदाजा आप लगा लेते हैं केजी कितना होता है। तो 100 केजी को 1 क्विंटल बोला जाता है, 1000 केजी को 1 टन बोला जाता है। और ये पाउंड जो होता है वो 450 किलोग्राम को आधे केजी से थोड़ा सा कम है, उसको 1 पाउंड बोला जाता है। तो 1 पाउंड आधे केजी से थोड़ा सा कम होता है। तो 1 पाउंड हाफ केजी से थोड़ा कम होता है। तो आप समझिए ना, क्विंटल टन, क्विंटल टन में कौन ज्यादा है? क्विंटल तो 100 केजी है, टन तो 1000 केजी है ना। चीजों को एक बार मैं इस बोर्ड के सामने से हट जा रहा हूँ, पूरे इन चीजों को आप लिख लें और ध्यान से इन चीजों को सोचें कभी बैठ के। अब स्टूडेंट्स हम लोग कुछ प्रीफिक्सेस के बारे में पढ़ेंगे। ये सब प्रीफिक्सेस क्या है? जैसे मीटर तो लेंथ का यूनिट है, लेकिन किलोमीटर लगा देंगे तो किलो क्या होता है? वो प्रीफिक्स है। जैसे सेंटीमीटर बोलते हैं तो मीटर तो ऐसा यूनिट है, उसके पहले सेंटी लगा दिए तो सेंटी प्रीफिक्स है। तो हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं बड़े नंबर को छोटा लिखने के लिए। जैसे आपके पास अगर कहीं पे आ गया कि आपको 10⁻⁻⁹ कोई लेंथ है, तो आप इसको लिख सकते हैं सिंपली 1 नैनोमीटर। तो ये 10⁻⁹ है ना, उसके जगह पर ये प्रीफिक्स नैनो यूज होता है। और भी हम लोग बात करें किलोमीटर, जैसे 1 किलोमीटर है, तो ये किलो है किसके जगह पर यूज होता है? 1000 की जगह पर यूज होता है। तो अगर कहीं पे इतना बड़ा नंबर लिखा है 1000, कहीं पे बड़ा नंबर लिखा हुआ 1000 मीटर, तो उसको आप लिख सकते हैं 1 किलोमीटर लिख सकते हैं इसको। यानी ये 30 को 10⁻³ को किलो लिखा जाता है। जैसे कहीं पे 1000 ग्राम है तो आप इसको इसको इतने को क्या लिख सकते हैं? 1 के लिख सकते हैं। तो ये इतने को 1 के लिख दिए तो ये किलोग्राम हो गया। तो ये जो किलो है ना वो प्रीफिक्स है। तो ऐसे ही बहुत सारे प्रीफिक्सेस होते हैं, आइए उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये आपके बुक में भी दिया हुआ है, लेकिन इसको याद करना एकदम आसान है। आप कैसे, मुझे तो ये सारे याद है, मुझे पहले से, मैं इसको 11th क्लास में ही याद कर लिया था। मैं इसको अपने याद हो गया तो आप किसी यूनिट को किसी में कन्वर्ट कर देंगे आप आसानी से। किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम में यूनिट में कन्वर्ट करना, या किलोमीटर को मीटर में, लीटर, मीटर क्यू, सेंटीमीटर क्यू, मिलीमीटर क्यू, ये सारे कन्वर्जन आप इजिली कर पाएंगे। देखिए यहाँ से याद करना है, इसी ऑर्डर में याद होना चाहिए। उल्टा ऑर्डर होगा तो फिर भूलने लगेंगे। तो कैसे ऑर्डर में याद होना चाहिए? तो ये ऑर्डर भी मेंटेन रखना है आपको, इसी ऑर्डर में याद होना चाहिए आपको। कैसे? एक्सा पेटा टेरा गीगा मेगा किलो हेक्टो डेका डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो आटो, ऐसे याद रखना है इसको। तो एक्सा अगर इस ऑर्डर में जैसे मैंने याद किया उस वैसे आप एक गाना के जैसा याद कर लेंगे इसको, तो ये नंबर आसान होगा आपके लिए।
एक्सा क्या होता है 10⁻18। अब इसमें क्या करना है आपको कि 3 कम करते जाना है, तो 10⁻18 से 3 कम करिए तो 15, 3 कम कीजिए तो 12, 12 से 3 कम 9, 9 से 3 कम, 9 से 3 कम 6, 6 से 3 कम 3, 3 में से, हाँ अब यहाँ देखिए क्या करना है, 3 से लेकर मतलब 1 से 3 तक एक एक का डिफरेंस होगा, और 3 के बाद से 3 का डिफरेंस होगा। समझ गए ना बात? तो जैसे यहाँ से यहाँ तक तो 3 का डिफरेंस हुआ, अब 3 से 1 जब तक चलेगा तो एक एक का डिफरेंस होगा, तो 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद -1, -1 के बाद -2, -2 के बाद -3, अब -3 आ गया, अब 3 का डिफरेंस होगा, तो -3 के बाद -6, -6 के बाद -9, -9 के बाद -12, -12 के बाद -15, -15 के बाद -18, हो गया कि नहीं? तो यहाँ से चलेंगे तो 3 का डिफरेंस आएगा, 18, 15, 12, 9, 6, 3, 3 जैसे ही आया, 3 जैसे ही आया 1 1 का आने लगेगा, 3 के बाद 1 डिफरेंस आई, 2 1, फिर -1, -2, -3, फिर 3 आ गया ना, 3 का डिफरेंस लाइए, -6, -9, -12, -15, -18, ऐसे ऐसे याद रखना है। तो इसमें से आप ऐसे ऑर्डर में आप भी याद कर लीजिए आराम से। अब मुझे तो याद है, तो अब डायरेक्ट मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, और मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे, तो मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं यूनिट्स को प्रीफिक्स का यूज करके। तो देखिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर कहीं पे दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर को आप मीटर में लिखिए, अगर कहीं दिया है 1 सेंटीमीटर और उसको आपको मीटर में लिखना है कि ये कितना मीटर होगा, 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सेंटी को याद करना है। सेंटी बाबा कितना था तेरा वैल्यू, 10⁻⁻2 था, मुझे याद है, आप भी याद कर लीजिएगा। तो ये सी को आप सिर्फ क्या लिख देना है आपको, ये मीटर है ना, तो यहाँ देखिए आंसर में मीटर है, तो खाली आपको सी को हटाना है, तो सी मतलब सेंटी मतलब -2 होता है, तो यहाँ -2 लिख दीजिए, आंसर हो गया आपका। फिर अगर 1 मिलीमीटर रहेगा और पूछेगा कितना मीटर होगा, तो मिली तो आंसर में है ही, मुझे सिर्फ इस मीटर तो आंसर में है ही, मुझे सिर्फ मिली को हटाना है। ये मिली कितना था, 10⁻³ था, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, 10⁻³ इस मिली की जगह पर 10⁻³ मैंने लिख दिया, मीटर हो गया। फिर 1 किलोमीटर था और मुझे पूछा कि मीटर में लिखो, तो कैसे लिखूं, मीटर यहाँ है, यहाँ भी मीटर लाना है मुझे, किलो को हटाना है, किलो कितना था प्रीफिक्स में, 10⁻³ को किलो बोलते, तो मैं यहाँ पे 10⁻³ लिख दिया इस किलो के बदले में, तो ये आंसर हो गया 1 किलोमीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर। मजा आया? अब सर ये स्क्वायर रहेगा तो क्या करेंगे, देखिए कहीं पे रहेगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और पूछेगा मीटर स्क्वायर क्या होगा, तो इसमें क्या करना है आपको, ये सेंटी मतलब एक ही मत समझिए, ये सेंटीमीटर स्क्वायर लिखने का मतलब होता है कि ये दोनों का स्क्वायर है, सेंटी का भी स्क्वायर है, मीटर का भी स्क्वायर। जैसे देखिए अगर मैं 1 सेंटीमीटर का आपको 1 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर दे दिया, तो इसका एरिया क्या लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, तो ये 1 इंटू 1 1, और सेंटी 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 स्क्वायर आ रहा है, मीटर 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 स्क्वायर, लेकिन ऐसे नहीं लिखा जाता है, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया जाता है, लेकिन आपको समझना है कि ये सेंटीमीटर का होल स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर है। तो कहीं पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है तो ये मत समझिए कि सेंटी अकेला है और मीटर का स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे सेंटी कितना है, 2 है, 1 सेंटी रहता है तो 10⁻⁻2 लिखते हैं, तो यहाँ 2 सेंटी है तो 10⁻⁻4 लिखेंगे। समझ गया ना? तो यहाँ पे हो जाएगा 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा ये। वैसे ही अगर 1 सेंटीमीटर होता तो, अगर ये 1 सेंटीमीटर होता तो क्या लिखते बताइए, यहाँ सेंटी एक ही नहीं है, दो ही नहीं है, 3 सेंटी है, 1 सेंटी को लिखते हैं 10⁻⁻2, तो ऐसे से 3 बार सेंटी लिखना पड़ेगा, -2 2 6, 10⁻⁻6 मीटर क्यूब होगा ये। समझ गए कैसे कन्वर्ट करना है प्रीफिक्सेस का यूज करके? तो हेलो स्टूडेंट्स, अब लास्ट पार्ट में आ गए हैं हम इस वीडियो के, पैरेलक्स मेथड। ये ये पूरा कंप्लीट यूनिट डायमेंशन नहीं हुआ है, ये लेक्चर 1 है, इसका लेक्चर 2 भी इस पे हम बनाएंगे, जिसमें आपको एरर्स के बारे में पढ़ाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर और एरर ये सब क्या होता है, ये सब चीज पढ़ेंगे हम। ये पैरेलक्स मेथड करते हैं हम लोग, आइए देखिए लास्ट पार्ट है ये इसका।
और ये बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है, आपका भी होगा ही, मुझे लग रहा है डाउट। आप सोच कर देखिए, आपको पैरेलैक्स आता है क्या? अगर पैरेलैक्स मेथड आपको आता है तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 12, पहले आपको कंफर्म करना है कि आपको पैरेलैक्स आता है कि नहीं आता है, ये चेक करना है। तो आप पेज नंबर 19, एनसीईआरटी का पेज नंबर 19 का एग्जाम्पल 2.2 है, ये आप खुद से ट्राई कीजिए सॉल्व करने के लिए। अगर ये सॉल्व हो जाएगा तो समझिए आपको पता है पैरेलैक्स मेथड। नहीं सॉल्व होता है तो वीडियो देखिए ध्यान से, ठीक। तो पहले हम समझेंगे कि ये पैरेलैक्स क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि पैरेलैक्स मेथड का यूज करके और कैसे हम लोग डिस्टेंस ऑफ स्टार, सन हम अर्थ से कितने डिस्टेंस पे है, मून कितने डिस्टेंस पे है, ये सब इसी मेथड का यूज करके पता किया गया है। पहले हम बात करेंगे पैरेलैक्स क्या होता है। तो मेरे हाथ में ये दो पेन है, आप भी दो पेन को ऐसे अपने हाथ में रख लीजिए। तो ये ब्लू वाले पेन को एकदम रेड के मैं सामने रखा हूँ, देखिए एकदम सामने मैं ऐसे रखा हूँ। अब भी यहाँ से देख लीजिए ऐसे। ये रेड वाले को मैं ब्लू वाले के एकदम, हम ऐसे तिरछा घूम जाते हैं ताकि आपको दिखे। मैं रेड वाले के एकदम सामने ब्लू वाले को रखा हूँ मैं। अब ये ब्लू वाले पे, अब इसके ब्लू वाले पेन के टिप पे देखना है। एक बार दाहिने आंख से देखना है, एक बार बाएं आंख से देखना है, अलग अलग। तो मैं राइट आई से पहले देख रहा हूँ, फिर लेफ्ट से देख रहा हूँ, फिर राइट से देख रहा हूँ। मैंने इसको सामने रखा है ऐसे। तो जब आप राइट वाले आंख से देखेंगे तो ये अलग जगह दिखेगा, राइट वाले को क्लोज कर देंगे, लेफ्ट वाले से देखेंगे तो ये अलग जगह दिखेगा। ये रेफरेंस के लिए लिए हैं, रेड वाले का कुछ काम नहीं है, रेड वाले को रेफरेंस के लिए लिखे हैं कि पहले मैंने तो इसको रेड वाले के सामने रखा है, तो मैं राइट वाले आई से देख रहा हूँ तो अलग जगह दिख रहा है, और लेफ्ट वाले से देख रहा हूँ तो ये इधर चला जा रहा है मेरे केस। मतलब मुझे लग रहा है, देखिए मैं जैसा एक्सपीरियंस कर रहा हूँ बता रहा हूँ, आप भी खुद से देखिएगा। देखना किसको है, ब्लू वाले को। इसको मैं रेफरेंस के लिए रखा हूँ कि इसके सामने दिखता है कि इससे इधर दिखता है कि इधर दिखता है। तो पहले मैं एकदम सामने रख दिया दोनों आंख खुलाकर। फिर जब मैं ये वाला लेफ्ट आई क्लोज किया हूँ ना, दाहिना आंख क्लोज करेंगे तो ये पेन इधर चला जा रहा है, मतलब लग रहा है कि इधर चला गया। अब बायां ये लेफ्ट क्लोज कर रहे हैं तो इधर आ जा रहा है, राइट क्लोज कर रहे हैं तो उधर। मतलब जो आंख क्लोज कर रहे हैं ना, ये उसी तरफ शिफ्ट कर जा रहा है, जबकि ये है उसी जगह, ब्लू वाला मार्कर उसी जगह रखा हुआ है। लेकिन आप अगर राइट आई से देखिएगा तो थोड़ा इधर दिखेगा, ये रेड के रेस्पेक्ट में। अभी रेड के पूरा सामने रखिए, तो राइट वाला आंख क्लोज कीजिए तो ये थोड़ा सा इधर चला जाएगा, आपको लगेगा। फिर लेफ्ट वाला कीजिएगा तो इधर आ जाएगा, मतलब सामने नहीं दिखेगा। तो ये जो शिफ्ट कर रहा है राइट से लेफ्ट आई से देखने में, जिस जो इसका पोजीशन शिफ्ट कर रहा है, यहाँ से यहाँ दिखने लग रहा है, ये एक्चुअली में यहाँ से यहाँ नहीं जा रहा है, एपरेंट मतलब अपीयर हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो एपरेंट डिस्प्लेसमेंट रहा है, जबकि ये है उसी जगह, ब्लू वाला मार्कर उसी जगह रखा हुआ है। लेकिन आप अगर राइट आई से देखिएगा तो थोड़ा इधर दिखेगा, ये रेड के रेस्पेक्ट में। अभी रेड के पूरा सामने रखिए, तो राइट वाला आंख क्लोज कीजिए तो ये थोड़ा सा इधर चला जाएगा, आपको लगेगा। फिर लेफ्ट वाला कीजिएगा तो इधर आ जाएगा, मतलब सामने नहीं दिखेगा। तो ये जो शिफ्ट कर रहा है राइट से लेफ्ट आई से देखने में, जिस जो इसका पोजीशन शिफ्ट कर रहा है, यहाँ से यहाँ दिखने लग रहा है, ये एक्चुअली में यहाँ से यहाँ नहीं जा रहा है, एपरेंट मतलब अपीयर हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो एपरेंट डिस्प्लेसमेंट मतलब कि लेफ्ट से देख रहे हैं हम, मतलब राइट से देख रहे हैं तो मुझे जहां भी दिखा, लेफ्ट से देखे यानी जो आंख क्लोज कर रहे हैं उसी तरफ जा रहा है। ये क्लोज कर रहे हैं तो इधर आ जा रहा है, ये क्लोज कर रहे हैं तो इधर चला, जो आंख क्लोज करेंगे ना उसी तरफ चला जा रहा है। मतलब ये आंख क्लोज कर रहे हैं तो ये इधर चला जा रहा है, ये आंख क्लोज कर रहे हैं तो ये इधर दिख रहा है मुझे। तो इसका जो पोजीशन चेंज हो रहा है, लोकेशन चेंज हो रहा है, उन दोनों लोकेशन के बीच का गैप, सच में लोकेशन नहीं चेंज रहा है, मुझे अपीयर हो रहा है ये कि अभी यहाँ दिख रहा है फिर यहाँ दिख रहा है। तो जो ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, एपरेंट डिस्प्लेसमेंट, उसी डिस्प्लेसमेंट को, एपरेंट डिस्प्लेसमेंट को ही पैरेलैक्स बोलते हैं। समझ गए? तो एपरेंट शिफ्ट इन पोजीशन when we see any object from two different location is known as parallax।
समझ में आ गया क्या पैरेलैक्स क्या है? तो किसी ऑब्जेक्ट को आप दो अलग अलग जगह से, यहाँ दो अलग जगह मतलब एक मेरा ये आंख किया, इन दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस हो गया कि नहीं इन दोनों के बीच, तो वैसे ही आप एक जगह से देखेंगे तो कहीं और कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, दूसरे जगह से देखेंगे उधर जाके तो उसका शिफ्ट हो जाएगा पोजीशन। तो एपरेंट शिफ्ट जो हो रहा है पोजीशन में, एपरेंट जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके पोजीशन में, उस डिस्प्लेसमेंट को ही पैरेलैक्स बोलते हैं। समझ में आ गया पैरेलैक्स क्या है? अब पैरेलैक्स मेथड का यूज करके कैसे हम लोग डिस्टेंस फाइंड करते हैं, तो जैसे आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ये जो मैं इसको इसको टिप को देख रहा था, तो इसको मैं ऑब्जेक्ट ओ नाम दे देता हूँ, ओ। और इसको मैंने अपने राइट और लेफ्ट आई से देखा, तो मेरे दोनों आंखों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको मैं यहाँ पे आंख देखिए बना दे रहा हूँ। मेरा ये आंख यहाँ है, ये दूसरा आंख कहाँ है? अरे बाबा, दूसरा आंख यहाँ है। ये देखिए, ये दोनों आंखों से मैं देख रहा हूँ राइट लेफ्ट। तो ये जो डिस्टेंस है ना मेरे आंखों के बीच, जिस जगह से मैं देख रहा हूँ, इस डिस्टेंस को मैं लिख देता हूँ स्मॉल डी। और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है इसको मैं लिख रहा हूँ कैपिटल डी। और ये एंगल जो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है उसको थीटा में लिख दिया। तो इसी एंगल को क्या बोलते हैं? पैरेलैक्स एंगल बोलते हैं। मतलब जो डिफरेंट लोकेशन से आप देख रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, उसके डिस्टेंस से ये कितना एंगल बन रहा है, इसको पैरेलैक्स एंगल बोलते हैं। अब ये वाला पॉइंट क्या है? ये पेन है, और ये आपका एक आंख है लेफ्ट आई और ये राइट आई, तो आपकी आंखों के बीच की दूरी है ये। और ये इस पेन का आपकी आंखों से दूरी है, ये कैपिटल डी मैंने लिखा है। अब मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट की जगह पर, इस पेन की जगह पर मुझे ये सन होता, और मुझे सन का डिस्टेंस पता करना पड़ता कि अर्थ से कितना है डिस्टेंस, सन का डिस्टेंस अर्थ से कितना है पता करना होता। तो क्या करते, हम अर्थ अर्थ का डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ले लेते। मतलब अर्थ का डायमीटर कितना होता है? 60 डी। तो हम अर्थ के दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से, अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर, तो उसका डबल डिस्टेंस अर्थ का डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे हम दो डिस्टेंस से एक साथ यहाँ पे देखते हैं कि कितना एंगल बना रहा है। कैसे एंगल मेजर करते हैं? तो हम वर्टिकल से वर्टिकल एकदम ऐसे लेजर लाइट ऐसे भेजते वर्टिकल, और उधर से देखते कि ये सन कितने एंगल पे है। तो इस एंगल को मैं बोल देता थीटा 1 है। फिर वैसे ही यहाँ से भी कोई आदमी देखता है, वो दूसरे कंट्री वाला आदमी होता है, वो भी ऐसे लेजर लाइट एकदम वर्टिकल ऐसे करता है, वर्टिकल बना के, और उससे बोलता कि अरे मेरे से तो सन इतने एंगल पे है बाबा, थीटा 2 एंगल पे है। तेरे से कितने है? मेरे से थीटा 1 पे है। ओके, तो ये थीटा 1 ये थीटा 2 हो गया, दोनों लोकेशन से पता चल गया एंगल। अब ये थीटा 1 और ये थीटा 2 हो गया एंगल। तो यहाँ पे इस एंगल को ऐसे, तो यहाँ पे इस एंगल को देखिए मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये लाइन पैरेलल है, दोनों वर्टिकल लाइन है ना। तो ये थीटा 1 है, तो इधर से क्या होगा? थीटा 1 पैरेलल लाइन ये है, तो ये एंगल थीटा 1, तो ये भी थीटा 1 होगा। वैसे ही ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये थीटा 2 एंगल है, तो ये भी एंगल क्या होगा? थीटा 2 होगा। तो ये टोटल एंगल जो बना रहा है, क्या इसी को पैरेलैक्स एंगल मैंने बोला था? भूलना नहीं है। तो थीटा को ही मैंने पैरेलैक्स एंगल बोला था, तो थीटा एंगल क्या हो गया? थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब ये थीटा 1 थीटा 2 क्या है, इन दोनों को तो पता चल ही जाएगा। इसको तो पता चल ही जाएगा कि मैं वर्टिकल से कितना ऐसे बेंड किया था तो सन मुझे दिखाई दिया था। ये भी बोलेगा कि वर्टिकल से मैं इतना बेंड किया, कितना एंगल बेंड किया कि सन दिखाई देगा। थीटा 1 थीटा 2 तो मेजर कर ही लेंगे ये दोनों। अब थीटा 1 थीटा 2 मिल गया तो थीटा भी मिल गया। अब थीटा क्या है? पैरेलैक्स, क्योंकि एक यहाँ से देखा है एक यहाँ से देखा है, तो एक इस आंख से देखा है उस इस आंख से देखा है, समझिए। तो ये एंगल बनाया है थीटा, पैरेलैक्स एंगल। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस होता है ना थीटा इक्वल टू। अब ये डिस्टेंस इतना ज्यादा है स्टूडेंट, ये कैपिटल डी इतना ज्यादा होता है अर्थ के रेडियस के रेस्पेक्ट में। अर्थ का रेडियस कितना है? 6400 किलोमीटर है, उसका डबल डायमीटर होगा। लेकिन इससे इसका डिस्टेंस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, यानी 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, कितना ज्यादा डिस्टेंस है। तो ये इतना ज्यादा डिस्टेंस होता है, ये वाला डिस्टेंस, कि आप इसको, ये जो डी है ना, इसको आर्क मान सकते हैं। ये है एक कॉर्ड है, लेकिन आप इसको एक आर्क मान सकते हैं। तो थीटा इक्वल टू आर्क या कॉर्ड मानने में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये डी का वैल्यू ज्यादा है। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर्क की जगह पर मैं ये डी लिख दूंगा, और
रेडियस के जगह पर ये सर्कल का आर्क बन रहा है ना, तो रेडियस की जगह पर मैं ये वाला डी लिख दूंगा, कैपिटल डी। मुझे कैपिटल डी ही तो फाइंड करना था। कैपिटल डी क्या आ जाएगा, स्मॉल डी अपॉन थीटा। समझ गए ना कैसे फाइंड करेंगे? तो इस फॉर्मूला का यूज करके और हम लोग ये अर्थ के एक लोकेशन से सन का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज पैरेलैक्स एंड व्हाट इज पैरेलैक्स मेथड। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में मुझे सेंड कीजिए कि क्या समझ में नहीं आया। और अगर आपने ये सीख लिया तो एनसीईआरटी का पेज नंबर 19 जाकर और एग्जाम्पल 2.2 ट्राई कीजिए। सोल्व नहीं होता है तो मुझे चैट बॉक्स में सेंड कीजिए। ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर स्टूडेंट्स। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट एरर, और हम आपको एरर के कॉन्सेप्ट बताएंगे कि परसेंटेज एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर क्या होता है, राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, ये आपको ऐसा बताएंगे मेथड राउंडिंग ऑफ का कि आप समझेंगे कि ये तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं बाबा, पहले से ऐसे जानते ही नहीं थे हम। तो आप इंतजार कीजिए हमारे उस वीडियो का जिसमें मैं राउंडिंग ऑफ एरर्स, सिग्निफिकेंट फिगर, ये सारे चीज को मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं स्टूडेंट्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। थैंक यू।